हेलो बच्चों। तो आज LT 2018 का पेपर हम सॉल्व कर रहे हैं। पूरे के पूरे इसमें आंसर की बात करेंगे, 1 से लेकर 100 तक जितने भी क्वेश्चन है। तो आप ये देख सकते हो, ये पूरा का पूरा पेपर जो है ये अभी इसके मैं आपको आंसर बताने वाला हूँ। ठीक है, तो मैथमेटिक्स का पेपर है ये। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन इसका। ठीक है, तो पहले पेज की थोड़ी सी विजिबिलिटी हल्की है। पेपर में थोड़ी सी वो थी, दिक्कत थी। तो मैं आपको क्वेश्चन पढ़ के सुना रहा हूँ। क्वेश्चन ये है कि द कर्व इंडिकेटिंग कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट लर्निंग इज कॉल्ड। तो उसको हम कहते हैं एस शेप्ड कर्व, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है व्हाट इज नॉट एसेंशियल फॉर मेजरमेंट ऑफ लर्निंग। ठीक है, क्या एसेंशियल यानी जरूरी नहीं है, आपसे पूछा गया था। तो ऑप्शन नंबर ए टू नो टैक्टिक्स ऑफ टीचिंग, ये जरूरी नहीं है लर्निंग के लिए। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर ए इसका भी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपको दे रखा है इंटेलिजेंस टेस्ट आर यूज्ड फॉर। इंटेलिजेंट टेस्ट जो है वो किस लिए यूज किए जाते हैं। ग्रुपिंग द स्टूडेंट इन स्कूल, यानी बच्चों का स्कूल में ग्रुप बनाने के लिए, गाइडेंस पर्पस के लिए, सिलेक्शन पर्पस के लिए। तो ये सभी के लिए यूज किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एसेंशियल एलिमेंट ऑफ स्टिमुलस वेरिएशन स्किल। कौन सा एलिमेंट नहीं है, आपसे पूछा गया था। तो इसका होगा सेट इंडक्शन। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं द टीचर प्लान्स इज टीचिंग लर्निंग प्रोसेस कीपिंग इन व्यू। ठीक है, तो क्या दिमाग में रखते हुए उसको टीचिंग लर्निंग प्रोसेस जो है वो अपना प्लान करना चाहिए किसी भी टीचर को। तो इसका दोनों ऑप्शन नंबर ए और बी जो है वो करेक्ट आंसर हो गया। ऑब्जेक्टिव फॉर्मुलेटेड होना चाहिए, ह्यूमन और फिजिकल रिसोर्सेज भी उसमें शामिल होने चाहिए। नेक्स्ट आ जाते हैं हाउ विल यू मेनली डेवलप सेल्फ डिसिप्लिन अमंग योर स्टूडेंट्स। ठीक है, तो सेल्फ डिसिप्लिन कैसे डेवलप करोगे स्टूडेंट में। तो ये होगा अगर उनको रिस्पॉन्सिबिलिटीज दोगे तो वो सेल्फ डिसिप्लिन हो जाएंगे बच्चे। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आ जाते हैं। बोला है कि टीचिंग एप्टीट्यूड का मतलब क्या होता है, इसका मीनिंग क्या होता है। तो इसका मीनिंग होता है ऑप्शन नंबर सी ऑल द रिक्विजिट एबिलिटीज फॉर प्रोफेशन ऑफ अ टीचर। नेक्स्ट आ जाते हैं फ्रॉम द फॉलोइंग विच इज द बेस्ट मेथड ऑफ मेजरमेंट ऑफ अ स्टूडेंट इनर फीलिंग। कौन सा सबसे ज्यादा बेस्ट मेथड होता है इनर फीलिंग के मेजरमेंट के लिए किसी भी स्टूडेंट के। तो ऑप्शन नंबर डी ट्रांसप्लांटेशन मेथड जो होता है, इसको प्रत्यारोपण विधि कहते हैं हिंदी में, ये सबसे बेस्ट मेथड होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है द कॉग्निटिव बिहेवियर स्किल ऑफ इनेबलिंग द learner to understand use of theoretical statement in real situation is called। इसको हम कहते हैं एप्लीकेशन। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं while writing on the blackboard out of the following options what will you specially keep in mind to decide about the size of letter। तो ऑप्शन नंबर ए जो है डिस्टेंस बिटवीन द ब्लैक बोर्ड एंड द स्टूडेंट, इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, क्वेश्चन आपसे बोला है फ्रॉम द फॉलोइंग विच वन इज नॉट द एलिमेंट ऑफ गाइडेंस एंड काउंसलिंग। कौन सा नहीं है आपसे पूछा गया था। तो ऑप्शन नंबर सी टू डेवलप इमोशंस, इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर 12 पे आ जाते हैं विच स्टेप इज नॉट इंक्लूडेड इन एक्शन रिसर्च। तो कौन सा इंक्लूडेड नहीं है आपसे पूछा गया था। जनरलाइजेशन ऑफ रिजल्ट, इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट टाइम टू अंडरस्टैंड द हेरिडिटी यू मस्ट अंडरस्टैंड, क्या पता होना चाहिए। लॉ ऑफ सिमिलैरिटी, वेरिएशन, रिग्रेशन, या सारे के सारे। तो सारे ही पता होने चाहिए, तभी आपको हेरिडिटी का बारे में आपको जानकारी पूरी तरह से होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन बोला गया वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मेथड ऑफ एजुकेशनल मेजरमेंट। इनमें से कौन सा मेथड नहीं है आपसे पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर बी नॉर्म रेफरेंस टेस्ट, इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आते हैं व्हाट इज द रियल कैरियर ऑफ हेरिडिटरी ट्रेट्स। तो कौन सा होता है, वो होता है जीन्स। जीन्स से जो होते हैं हमारी जो सबका सब हम बोल सकते हैं चीजें जो हैं हमारे बड़ों से मिलती हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। जीन्स इसके लिए सबसे ज्यादा उत्तरदायी होते हैं। नेक्स्ट आते हैं अ चाइल्ड इज स्कैर्ड व्हेन ही सी ब्लैक डॉग, ब्लैक कैट एंड ब्लैक कॉट, दिस कंडीशन इज इन्वॉल्व इन। तो इसको हम कहते हैं जनरलाइजेशन ऑफ स्टिमुलस। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्रैक्टिकल मेथड ऑफ टू मेक स्टूडेंट अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द डिफिकल्ट वर्ड्स इज टू। क्या होता है, वो होता है टेस्ट एंड यूजेस ऑफ सच वर्ड्स इन सेंटेंस। यानी अगर आप वर्ड्स को सेंटेंस में यूज करके उनको बताओगे तो वो प्रैक्टिकली अच्छे से सीखेंगे और उसका मीनिंग भी जो है वो बहुत जल्दी ग्रास्प करेंगे। नेक्स्ट आ जाती है पर्सनैलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल इज विच एस्पेक्ट ऑफ हिज बिहेवियर। तो ये होता है नॉन कॉग्निटिव एस्पेक्ट। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट आ जाते हैं, एज अ टीचर इफ यू वांट टू करेक्ट द बैड हैबिट ऑफ अ स्टूडेंट, विच थ्योरी ऑफ लर्निंग विल यू कीप इन माइंड व्हाइल प्लानिंग द एक्शन। तो कौन सी थ्योरी लर्निंग जो है आप अपने दिमाग में रख के उसको करोगे, तो ऑप्शन नंबर सी क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन बोला गया है आपसे कि व्हाई माइक्रो टीचिंग इज इम्पोर्टेंट फॉर क्लासरूम कम्युनिकेशन। ठीक है, तो ये होता है माइक्रो टीचिंग से बहुत तरह के स्किल जो होते हैं वो डेवलप होते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी जो है टू डेवलप वेरियस स्किल्स इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं, द बिहेवियर ऑफ अ टीचर मे बी फ्रॉम वर्बल टू नॉन वर्बल इन कम्युनिकेशन प्रोसेस। ये सही है, गलत है, आंशिक रूप से सही है या पार्शियली ट्रू है इसका मतलब, या नन ऑफ द अबव। तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, इट इज ट्रू। ठीक है, while doing group teaching, out of the following, which method you will apply to solve individualized problem of each student? आपसे पूछा गया है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, ट्यूटोरियल। नेक्स्ट आपको दे रखा है, while assigning a project work to the student, a teacher should always keep in mind that it must have educational purpose, relation with real life situation, या learning by activity, या all of the above। तो all of the above जो है बच्चों इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं, राइट टू एजुकेशन एक्ट जो आया था 2009 में, एज अ प्रोविजन फॉर, किस किस के लिए प्रोविजन है उसके लिए। राइट टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन वो तो है इसके अंदर। नो मेंटल और फिजिकल पनिशमेंट टू चाइल्ड, हाँ बिल्कुल नहीं दे सकते आप। दूसरा जो आपको बोल रखा है, अरेंजमेंट ऑफ फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, ये भी है, तो ऑल ऑफ द अबव इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन आपको बोला है कि इट इज wholehearted purposeful activity organized in social environment, this statement indicates towards which teaching method। तो ये होता है प्रोजेक्ट, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं, द लेवल ऑफ एंजाइटी व्हिच मेक्स स्टूडेंट रिसेप्टिव ऑफ लर्निंग इज कॉल्ड नॉर्मल एंजाइटी, ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए टीचिंग एप्टीट्यूड के लास्ट के 4 क्वेश्चन हम कर लेते हैं, इसके बाद मैथमेटिक्स के पेपर के ऊपर आएंगे, जैसे कि आगे 31 से स्टार्ट है। बोला है इन टीम टीचिंग क्या होता है, तो ऑप्शन नंबर ए टीचर हु प्रिपेयर द टीचिंग प्लान एंड इम्प्लीमेंट इट, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। यानी जो टीचर जो है अध्यापकों का जो शिक्षण योजना को तैयार कर उसका क्रियान्वयन करता है, इम्प्लीमेंट करता है टीचर ही। ठीक है ना। नेक्स्ट आ जाते हैं, पर्सनैलिटी ट्रेट्स ऑफ अ मेसोमॉर्फिक इंडिविजुअल आर, क्या होते हैं, वो होते हैं एनर्जेटिक एंड एंग्री। नेक्स्ट आ जाते हैं, टीचिंग स्ट्रेटेजी इज अ, यह है प्लान टू अचीव ऑब्जेक्टिव जो है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। लास्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। क्वेश्चन बोला है नॉन टू अननोन इज अ, नॉन टू अननोन क्या है, तो ये टीचिंग मैगजीन है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए मैथमेटिक्स के पार्ट के ऊपर आते हैं। पेडागोजी का और जो ये हमने टीचिंग एप्टीट्यूड का जो पार्ट है ये हमने पूरा का पूरा खत्म कर लिया। ठीक है, तो अब जो है मैथमेटिक्स का 31st वाला जो क्वेश्चन है वो देखिए आप। तो एलटी का जैसे मैंने आपको सिलेबस पूरा का पूरा बताया है, इसमें जो है मैथमेटिक्स के साथ में आपकी फिजिक्स भी जरूर आएगी। तो लेक्चरर के लिए मैंने ऐसा नहीं बोला, लेक्चरर का आपका सिलेबस मैंने आपको प्रोवाइड करवा दिया है, लेकिन एलटी मैथमेटिक्स में मैंने आपको सिलेबस में पूरा बताया और उसके टॉपिक भी बताए हैं आपको। तो 31st जो है वो क्वेश्चन देखते हैं, इसके सारे क्वेश्चन जो है मैं करवा रहा हूँ और इसके टॉपिक वाइज मैं आपको पूरी पूरी वीडियोस भी करवाऊंगा। तो आपको बोला इन अ क्लास पावर एम्पलीफायर द कलेक्टर करंट फ्लो एट ऑल टाइम्स ड्यूरिंग, तो इसका ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा, द फुल साइकिल ऑफ द इनपुट सिग्नल। नेक्स्ट आ जाते हैं, द रिलेशन बिटवीन शिफ्ट ऑपरेटर एंड डिफरेंशियल ऑपरेटर डी इज, तो शिफ्ट ऑपरेटर जो ई है और डिफरेंशियल ऑपरेटर डी है, इसके बीच में रिलेशन क्या होता है, ये होता है ई इज इक्वल टू स्मॉल ई रेज टू पावर एच डी। या शिफ्ट ऑपरेटर के बारे में मैं आपको पूरा बताऊंगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं, द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड एक्स क्यूब इन एक्सपेंशन ऑफ 3 प्लस ए एक्स रेज टू पावर 9 आर सेम। उसने बोला एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब के जो कोफिशिएंट है इसके एक्सपेंशन में वो सेम है, तो ए की वैल्यू क्या होगी, इसको सॉल्व करके आप निकाल सकते हो। मैं इसका पूरा आंसर बता रहा हूँ अभी आपको सिर्फ। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो इसका ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर आएगा, 9/7। वैसे तो मैं आपको इसकी सॉल्यूशन वीडियो भी अभी प्रोवाइड करने वाला हूँ। आपको बोला है नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है अ मिसाइल इज फायर्ड फ्रॉम द ग्राउंड लेवल राइजेस x मीटर वर्टिकली अपवर्ड इन t सेकंड वेयर x is equals to 100 t minus 25/2 t square, the maximum height reached will be, तो ये होगी 200 मीटर, ऑप्शन नंबर टी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं, इफ L and R be the inductance and resistance respectively, then the dimension of R by L will be, तो ये होगा m raised to power 0
L0 माइनस और T रेशियो नंबर बी इसका जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आते हैं, आपको बोला है इफ कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज r इज इक्वल टू 0 देन टू लाइंस ऑफ रिग्रेशन आर, तो ये होती है परपेंडिकुलर, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपको वेक्टर जो लीनियर कॉम्बिनेशन का है उसका एक पार्ट दे रखा है लीनियर अलजेब्रा से, आपसे बोला है वेक्टर v इज इक्वल टू 1 अल्फा 5 इज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ v1 वेक्टर आपको दे रखा है और v2 वेक्टर दे रखा है, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा, आपसे अल्फा की वैल्यू पूछी गई थी तो ये -8 इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला इफ सी इज द कर्व एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 जेड इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, देन बाय स्टोक्स थ्योरम आपसे क्लोज्ड इंटरवल बोला है वाई जेड डी एक्स जेड एक्स डी वाई प्लस एक्स वाई डी जेड की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो इसका जो मान होगा वो होगा 0 बच्चों, जो आप निकालोगे, ठीक है ना। स्टोक्स थ्योरम के बारे में मैं आपको पूरा पढ़ाऊंगा। और एक चीज मैं बच्चों आपको बता देना चाहता हूँ कि जो भी मैं क्वेश्चन आंसर इसके करवा रहा हूँ ये है आंसर की से, ठीक है। तो ये रिस्पेक्टिव आंसर की जो दी गई है उन्हीं से मैं आपको करवा रहा हूँ। तो एक बच्चा मेरे को फिजिक्स में भी पूछ रहा था कि ये आंसर जो है वो गलत लग रहा है, तो मैंने उसको पूरा का पूरा उसका तरीका बताया था कि वो कैसे सही हो सकता है। तो अगर कोई आपको गलती लगती है तो आप पॉइंट आउट करिए, बट ये आंसर जो है सारे के सारे आंसर की से हैं, मैं इसको पूरा का पूरा सॉल्व करके आपको जरूर दिखाऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बात करते हैं। बोला लिक्विड हीलियम इस सुपर फ्लूइड कितना टेम्परेचर पे होता है, वो होता है बिलो 2.19 केल्विन। नेक्स्ट आ जाते हैं द इंटीग्रल ऑफ लिमिट दे रखी है आपको 1/e से e तक log e x dx का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो ये होगा 2 - 2/e। नेक्स्ट क्वेश्चन ये ग्रुप में भी पूछा जा रहा था, हमारा जो मैथ्सान ग्रुप है उसमें ये बच्चे पूछ रहे थे कि द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ log -3 क्या होगी, तो इसका आंसर होगा log 3 प्लस आइटा पाई, करेक्ट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है द नंबर ऑफ जनरेटर्स ऑफ अ साइक्लिक ग्रुप जी ऑफ ऑर्डर 8 विल बी, तो ये होगा 4, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आ जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास इज 2/3 and the refractive index of diamond with respect to air is 12/5, then the refractive index of glass with respect to diamond will be, तो ये होगा 5/8, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन मैंने काफी बार आपको कराया और इसकी एक वीडियोस जब मैं करवा रहा था डिफरेंशिएशन के बारे में तो उसमें भी है, आप अगर आपने वीडियो देखी होगी तो ये वाला क्वेश्चन भी देखा होगा। इसमें मैंने बताया कि ये कई बार आ चुका है, 2018 में भी आया है और ये अभी अभी 2020 के बोर्ड एग्जाम में भी आया है, 2018 एलटी में भी आया है, 2001 में भी एक एग्जाम में ये क्वेश्चन आया है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हम इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। आपको बोला इफ x √1 plus y plus y √1 plus x is equals to 0 for x is greater than -1 and smaller than 1, then the value of dy by dx, यानी आपको इसका अवकलन यानी डिफरेंशिएशन पूछा गया था, तो ऑप्शन नंबर सी -1/1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, इस वाले का जब इसका डिफरेंशिएशन करोगे। नेक्स्ट आपको दे रखा है लेट ए एंड बी आर टू इवेंट्स सच दैट PA इज इक्वल टू आपको दे रखा है 0.60 और PB इज इक्वल टू दे रखा है 0.20, देन PA by B इज इक्वल टू 0.5 दे रखा है, तो PA बार बाय B बार की वैल्यू पूछी गई है, ठीक है ना, यानी A0 by B0 की वैल्यू पूछी गई है, तो ये होगी 1/10, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपको बोल रखा है इंटीग्रेशन 0 से इंफिनिटी तक की लिमिट दे रखी है log 1 plus x square अपन 1 plus x square dx की वैल्यू क्या होगी, तो इसकी होगी pi log 2, इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं द एम्पलीट्यूड ऑफ अ डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर इज रिड्यूस्ड टू 1/e टाइम्स ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू इन बिग टाइम देन इट्स कॉल्ड, तो इसको हम कहते हैं मीन लाइफ टाइम, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन लाइन बिटवीन, तो इसको इसकी वैल्यू होती है -1 से 1 के बीच में, तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा बच्चों। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा है द इक्वेशन ऑफ प्लेन थ्रू 1 to -1 एंड पैरेलल टू द प्लेन 3x - y + 4z = 7 विल बी, तो इसका ऑप्शन नंबर सी 3x - y + 4z + 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। क्लास 12th में जैसे बच्चों आप सॉल्व करते हैं ना वैसे ही सॉल्व करना है, इक्वेशन ऑफ प्लेन का फॉर्मूला लगाना है और उसमें ये तीनों पॉइंट रख देने हैं आपको, उसके बाद लैम्डा की वैल्यू निकाल के आपका आंसर आ जाएगा। अगर याद हो तो P1 प्लस लैम्डा P2 इज इक्वल टू 0 इसका यूज करेंगे, ठीक है, डिटेल में मैं आपको दूसरी वीडियो में बताऊंगा इसका। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है इफ द नंबर्स आर इन ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन यानी जीपी में है अगर ये, तो x की वैल्यू क्या होगी, तो बड़ा आसान होता है x की वैल्यू निकालना, x² इज इक्वल टू यानी अगर तीन नंबर ए बी सी जीपी में है
तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू होता है ए इंटू सी के, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा -2/7 इंटू -7/2 के। तो देखो ये कट हो रहा है, माइनस से माइनस भी कट हो रहा है और ये मिल रहा है 1, तो ये +-1 इसका आंसर आ रहा है, यानी ऑप्शन नंबर 2 आ रहा है। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 आ रहा है ना, तो एक्स इज इक्वल टू +-1 आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर है, +-1। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, 2 waves having intensities in the ratio 9:1 produces interference, the ratio of the maximum and minimum intensity is, तो ये होगा 4:1, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, द सिस्टम ऑफ एन होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन ax is equals to 0 is an unknown variable has a non-trivial solution if pa is smaller than n, इसका करेक्ट आंसर होगा। इसको रो ए भी पढ़ते हैं काफी लोग, रो ए स्मॉलर देन n। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आ जाते हैं। द टू स्टेटमेंट ऑफ इस फंक्शन f(x) is equals to x cube plus 3x where x is not is equals to 0 is, तो ये होगा पॉलिनोमियल फंक्शन है विच इज ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस। आपको मैं पहली चीज बताता हूँ, पॉलिनोमियल जो होते हैं या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो होते हैं या लॉगरिथमिक फंक्शन जो होते हैं, ठीक है, लॉग वाले, ये ज्यादातर कॉन्टिन्यूअस फंक्शन ही होते हैं। ये तो ज्यादातर क्या ये होते ही कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। ठीक है, मॉड्यूलस फंक्शन जो होते हैं वो भी कॉन्टिन्यूअस फंक्शन ही होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आ जाते हैं। आपको बोला गया द इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ अ पार्टिकल इज s is equals to 2t square plus sin 2t where s is in meter and t is in second, then what will be the velocity of the particle when its acceleration is 2 meter per second square, तो इसका होगा ऑप्शन नंबर बी π/3 plus √3 मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट आते हैं श्रोडिंगर इक्वेशन का एक क्वेश्चन दे रखा है, कौन सी इक्वेशन इसमें से ट्रू होगी, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा, h psi minus e psi is equals to 0। नेक्स्ट आपसे 56 में पूछा गया है, चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन इन i is equals to 0 to 3 और इंटीग्रेशन 1 to √4 minus y fxy एक फंक्शन दे रखा है dy एंड dx में लीड्स टू, एक और आपको इंटीग्रेशन इक्वेशन दे रखी है, देन वैल्यू ऑफ q विल बी, तो इसका ऑप्शन नंबर 4 माइनस एक्स स्क्वायर जो होगा वो इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन डी। ठीक है, तो दो इक्वेशन दे रखी है। ठीक है, इसको सॉल्व करके ये आंसर निकलेगा आपका q की वैल्यू। नेक्स्ट आ जाते हैं, इफ n इज एन ऑड इंटीजर एंड i इज इक्वल टू √-1, ये आइटा की वैल्यू है। ठीक है, देन 1 प्लस आइटा रेज टू पावर 6n प्लस 1 प्लस माइनस आइटा रेज टू पावर इंटू 6n 1 माइनस आइटा रेज टू पावर 6n की वैल्यू क्या होगी आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो इसको करना कुछ नहीं है, आप जो है फॉर्मूला बाइनोमियल एक्सपेंशन से खोल सकते हो, उससे नहीं खोलना आपको, तो इसको पावर 4 में कन्वर्ट करके आप आंसर निकाल सकते हो। तो इसका आंसर जो आएगा वो 0 आएगा पहला, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोला, द इंट्रिंसिक इक्वेशन ऑफ अ कॉमन कैटेनरी आपने बीएससी में पढ़ा होगा, अगर आप बीएससी साइंस के स्टूडेंट है तो फर्स्ट या सेकंड ईयर में आता है ये। ठीक है, कैटेनरी इंट्रिंसिक इक्वेशन पूछी गई है, कौन सी होती है, तो ये होती है वैसे तो ये दोनों होती है, ठीक है, आपने पढ़ी है, लेकिन इंट्रिंसिक इक्वेशन की बात हुई है तो ये होती है s is equals to c tan psi, इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है, प्योर सेमीकंडक्टर मटेरियल एट अ टेम्परेचर ऑफ 0 केल्विन इज, क्या होता है, ये होता है इंसुलेटर, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपसे पूछा है, द वैल्यू ऑफ लिमिट x टेंड्स टू π/6 2 minus √3 cos x minus sin x अपॉन 6x minus pi होल स्क्वायर विल बी, तो इसकी वैल्यू होगी 1/36। नेक्स्ट आ जाते हैं, इफ u is equals to sin इनवर्स x square plus y square upon x plus y then the value of x del u upon del x plus y del u upon del y will be, ठीक है, पार्शियल डेरिवेटिव की बात हो रही है यहाँ पे, तो ये होगी tan u, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपसे गामा फंक्शन की वैल्यू पूछिए, वैल्यू ऑफ गामा -3/2 विल बी, तो इसकी वैल्यू होती है 4/3 √5। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिंग ऑफ मास m एंड रेशियो r अबाउट एन एक्सिस passes through center and perpendicular to the plane is mr square, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, 1020 प्लस 1040 प्लस √1020 इंटू 1040 की वैल्यू क्या होती है, तो वो होगी √3, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। बच्चों करना क्या है, 10x प्लस 10y का फॉर्मूला लगा देना आप इसमें और आपका आंसर निकल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं, आपको बोला 1 प्लस आइटा अपॉन 1 माइनस आइटा रेज टू पावर m इज इक्वल टू 1 हो, तो देन मिनिमम
इंटीजर वैल्यू ऑफ m क्या होनी चाहिए, तो वो होगी 4। अब इसमें 4 वैल्यू रख के देख। क्वेश्चन अगेन फिजिक्स का ही दे रखा है, आपको बोला है एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद अ स्पीड ऑफ 6.25 मीटर पर सेकंड इन is deaccelerated at a rate given by dv by dt is equals to minus 2.5 under root v, where v is the instantaneous speed, the time taken by the object to come to rest will be। ठीक है, तो ये होगा 2 सेकेंड। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको एक फंक्शन दे रखा है, इफ f(x) is equals to x for every x belongs to 0,3 and p is equals to 0, 1, 2, 3, आपको वैल्यू दे रखी है, बी ए पार्टीशन ऑफ अ सेट p when LPF and UPF क्या होंगे। ठीक है, आपसे पूछा गया था, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पूछिए बिटवीन टू लाइंस, काफी आराम से इसमें फॉर्मूला लगा के आप निकाल सकते हो। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा, 2/29। नेक्स्ट आपसे फिजिक्स का ये क्वेश्चन है, क्लॉजियस मोसैटिक इक्वेशन गिव्स रिलेशन बिटवीन, तो किस किस में देती है, ये देती है डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट एंड मॉलिक्यूलर पोलराइजेबिलिटी के बीच में। नेक्स्ट आ जाते हैं, इफ अल्फा बीटा एंड गामा आर रूट्स ऑफ द इक्वेशन x क्यूब प्लस क्यू एक्स प्लस आर इज इक्वल टू 0, देन द इक्वेशन हुज रूट्स आर बीटा प्लस गामा इंटू गामा इंटू नहीं सॉरी कॉमा गामा प्लस अल्फा एंड अल्फा प्लस बीटा विल बी, तो इसका होगा x क्यूब प्लस क्यू एक्स माइनस आर इज इक्वल टू 0, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आ जाते हैं, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर मेंबर्स ऑफ, किसके होते हैं, बारियन के, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, इफ 2nc3 रेशियो nc2 इज इक्वल टू, आपको दे रखा है क्या, कॉम्बिनेशन का रेशियो दे रखा है ये 12:1, देन द वैल्यू ऑफ n आपसे पूछी गई है, तो ये होगी 5, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपको फिर फिजिक्स का क्वेश्चन आपको दे रखा है, पार्टिकल इज मूविंग अलोंग x एक्सिस फ्रॉम x इज इक्वल टू 0 to x is equals to 5 meter under the force F is equals to 7 minus 2x plus 3x square Newton, work done in this process will be, तो ये होगा 135 जूल। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपसे पूछा गया, द वैल्यू ऑफ लिमिट x टेंड्स टू 0 x माइनस साइन एक्स अपॉन एक्स क्यूब विल बी, इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू होगी बच्चों 1/6। आप इसको जो है, मैंने आपको एल हॉस्पिटल रूल कराया था, अगर आपको याद हो, तो आप उससे बहुत ही इजीली इसको सॉल्व कर सकते हो। क्या कहता है एल हॉस्पिटल रूल, कि तब तक इसको सॉल्व करो जब तक आंसर नहीं निकल जाता। तो x का करोगे 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 3x स्क्वायर आएगा, पहली बार करोगे। ठीक है, वैल्यू रख के देखोगे, अभी भी इनडेफिनिट फॉर्म बनेगी, उसके बाद ये बनेगा माइनस साइन एक्स अपॉन 6x बनेगा। ठीक है, अभी भी इनडेफिनिट फॉर्म बनेगी, इसके बाद एक और बार करोगे तो ये कॉस एक्स अपॉन दोबारा से क्या बनेगा, 6 बनेगा। ठीक है, तो जब इसका आप सॉल्व करोगे ना, तो ये बनेगा, अब वैल्यू रखोगे तो cos 0 की वैल्यू 1/6 इसका करेक्ट आंसर आएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि इफ स्टोक्स लॉ इज एप्लीकेबल देन द रेनॉल्ड्स नंबर विल बी, तो ये होगा स्मॉलर देन 0.20, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपको बोला, इफ अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3x3 देन एंड मॉड कह रहा हूँ, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज गिवन, कितना है 8, देन डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए विल बी, आपसे ये पूछा गया। तो ये बड़ा आसान है, ये उसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। इसका मीनिंग मैं आपको बता दूंगा कैसे होता है। आप बस एक फॉर्मूला पढ़ लीजिए, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए जो होता है ना, मैं अभी बता रहा हूँ, डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेज़ टू पावर n-1 होता है, n क्या होता है, वो ऑर्डर होता है। ठीक है, तो एडजॉइंट ऑफ ए की अगर वैल्यू निकालनी है तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए यानी 8 की पावर 2 करेंगे आप इसको जरा सॉल्व करेंगे, 2 की पावर 3 की पावर 2 कर सकते हैं हम इसको, तो 2 की पावर 6, ऐसे इसका आंसर डी निकल जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोला है, बार्क हुसैन क्राइटेरिया जो है ऑसिलेशन में कितना होता है। ठीक है ना, तो ये होता है बीटा इंटू ए इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट आ जाते हैं, द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ सॉलिड हेमिस्फीयर डिवाइड्स द रेडियस फ्रॉम द सेंटर इन द रेशियो, ये करता है 3:5 में डिवाइड, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट प्रूव्स द, क्या प्रूव करता है, वेव नेचर ऑफ लाइट, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं, द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन दे रखा है, डबल इंटीग्रेशन है। ठीक है, 0 से 1 पहले में लिमिट है, 0 से √1 प्लस एक्स स्क्वायर दूसरे में है, dx dy अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, तो डबल इंटीग्रेशन बड़ा आसान होता है सॉल्व करना, मैं आपको सिखा दूंगा। इसका ऑप्शन नंबर डी जो है 5/4 log 1 प्लस √2 इसका करेक्ट आंसर होगा।
नेक्स्ट आपको बोल रखा है दी SHM यानी सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑफ अ पार्टिकल इज गिवन बाय द इक्वेशन y is equals to 3 sin omega t plus 4 cos omega t, then the amplitude will be, एम्पलीट्यूड हो जाएगा 5, इसका ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। इन दोनों का स्क्वायर का रूट कर देते हैं, बस कुछ नहीं करते, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं दी रेडियल एक्सेलरेशन एट अ पिन विल बी, तो ये होता है ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आ जाते हैं the condition that a cone ax square plus by square plus cz square plus 2fyz plus 2gzx plus 2hxy is equals to 0 may have three mutually perpendicular generators will be, तो इसका ऑप्शन नंबर सी a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 करेक्ट आंसर होगा बच्चों। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं 84 के ऊपर, लास्ट के कुछ ही क्वेश्चन बचे हैं। ये बोला है आई डॉट जे क्रॉस के प्लस जे डॉट आई क्रॉस के प्लस के डॉट आई क्रॉस जे हैविंग वैल्यू, इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू होती है 1 बच्चों। नेक्स्ट बोला एच सी आर स्टार्ट कंडक्टिंग देन डैश लूजेस ऑल कंट्रोल, तो गेट ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है डाइवर्जेंस ऑपरेटर इज डिफाइंड फॉर वेक्टर फंक्शन, ऑप्शन नंबर ए इसका भी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आते हैं द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन log x dx, बड़ा आसान है तो इसकी होगी x log x माइनस 1 करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है 88 इफ W be सब स्पेस ऑफ अ फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस VF देन डायमेंशन ऑफ V by F विल बी, आपसे V by F के डायमेंशन पूछे हैं, ये होंगे डायमेंशन ऑफ V माइनस डायमेंशन ऑफ W, इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आ जाते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, कौन सी नहीं होती आपसे पूछा गया, तो बीटा रेज नहीं होती, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आ जाते हैं द मीन एंड वेरिएंस ऑफ 7 ऑब्जर्वेशंस आर 8 and 16 respectively if 5 of the observations are 2 4 10 12 14 then the remaining 2 observation will be, ये होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी है 6,8 इसका करेक्ट आंसर। चलिए बच्चों तो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 91 द रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज, आपको एक सीरीज दे रखी है समीशन n फैक्टोरियल अपॉन n रेज़ टू पावर n z रेज़ टू पावर n विल बी, ठीक है। तो इसका आपसे कन्वर्जेंस की रेडियस पूछी गई है, ठीक है, तो ये होगी ई, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं इफ ई नॉट एफ एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस 1, ये ब्रैकेट सही नहीं लगा रखा है इन्होंने, ठीक है, तो देन द ट्रू स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग विल बी, तो ये होगी ई इज इक्वल टू ई नॉट रेज टू पावर एच, इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन होल्ड्स फॉर, किसके लिए करता है, तो ये सारी वेलोसिटीज के लिए करता है, चाहे उसमें रिलेटिविस्टिक हो या नॉन रिलेटिविस्टिक हो, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। 94 पे आ जाते हैं बच्चों। 94 में आपसे पूछा है इफ E1 एंड E2 आर टू एसेंट्रीज एंड ऑफ द इलिप्स, इलिप्स की इक्वेशन दे रखी है आपको, दूसरी एंड द हाइपरबोला की इक्वेशन दे रखी है आपको, देन द रिलेशन बिटवीन E1 एंड E2, यानी E1 इसकी एसेंट्रिसिटी है एंड E2 जो है वो इसकी है, तो इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या होगा, ये होगा 2E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर इज इक्वल टू 3। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है दिस सम ऑफ द सीरीज 5 प्लस 11 प्लस 9 प्लस डॉट 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 समथिंग 20 टर्म्स तक आपसे पूछा है, तो ये आप आराम से निकाल सकते हो समेशन वाला फॉर्मूला यूज करके, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है इफ एफ एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 0 एक फंक्शन है देन द वैल्यू ऑफ डेल एक्स अपॉन डेल वाई अपॉन डेल जेड एंड डेल जेड अपॉन डेल एक्स विल बी, तीनों इनटू में है, इनकी वैल्यू होगी -1, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आते हैं एन इलेक्ट्रॉन इज मूविंग इन स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर टू द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एंटर्स द फील्ड द पाथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन विल बी, ये होगा सर्कुलर, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 98 देख लेते हैं इफ f from r to r be a function given by fx is equals to x square plus 1 then the value of f inverse -5 will be, तो ये होगी एम्प्टी सेट, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द कर्व, आपको एक कर्व दे रखा है r is equals to a1 minus cos थीटा एट द पॉइंट r थीटा विल बी, आप मुझे जल्दी से ये सोच के बताना कि ये किसका कर्व है, ठीक है, मैं आपको ये होमवर्क समझ के दे रहा हूँ, अगर आपने बीएससी में पढ़ा है तो ये कर्व काफी बार देखा होगा आपने, ठीक है ना, इसकी फिगर भी मैं आपको बताऊंगा। तो आपको बोला है पॉइंट r थीटा विल बी, इसकी रेडियस क्या होगी, तो इसकी होगी 2/3 √2ar, ये इसका डायरेक्ट फॉर्मूला भी होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आ जाता है और बच्चों ये लास्ट क्वेश्चन है, आपको बोला है इन मल्टीप्लिकेटिव प्रोबेबिलिटी व्हेन इवेंट्स a एंड b आर नॉट इंडिपेंडेंट, तो क्या होता है, तो होता है पी ए इंटू बी इज इक्वल टू होता है पी ए इंटू पी बी बाई ए के इक्वल, तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा, जब इंडिपेंडेंट इवेंट ना हो तब की बात हुई है, ठीक है ना।
तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। तो इसी के साथ जो है हमने 2018 का एलटी का पेपर जो है पूरा का पूरा कंप्लीट कर लिया है। 21 जनवरी की शिफ्ट थी, ठीक है, 2018 की, जिसकी आंसर 2 या 3 महीने के बाद में आई थी, ठीक है। तो आप इसको नेट पे तो नहीं मिलेगा आपको ये, तो मैं ये पेपर जो है जितने भी आपको हैं सारे के सारे सेंड कर दूंगा तब तक के लिए। और नए जो है इसमें पुराने पेपर्स भी मैं आपको अभी अपलोड करने वाला हूँ, तो बने रहिए आप। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।